हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से बोल देते हैं एनिमल टिश्यू का शॉर्ट नोट्स। इसे हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को वही बच्चे देखेंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस चैप्टर को कम से कम एक बारी तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और उन्हें शॉर्ट रिवीजन की नीड हो, अदरवाइज़ फिर कोई बेनिफिट नहीं है इस वीडियो को देखने का। और एक बात और ये मैं बता दूं कि एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर आपके बैकग्राउंड से नॉइज़ बहुत आती है, तो आज ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें नॉइज़ ज़्यादा होगी, शायद हो सके। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा वो रात में कर लूँगा 12, 2, 3 बजे के आसपास, तभी सारी नॉइज़ कैंसिलेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एनिमल टिश्यू टोटल 4 तरीके के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म तीनों होता है, और इन दोनों का सिर्फ मेसोडर्म, और लास्ट वाले यानी नर्वस टिश्यू का एक्टोडर्म, ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन एंड डाइजेशन। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये लोकोमोशन मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते तो हमें एपिथेलियल टिश्यू के डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ना है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि सेल्स ऑफ टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द लेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। मीन्स इस लाइन में मैंने लिख रखा है ना कि वैसे सेल या वैसे टिश्यू जो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हो और उनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस हो और जिनके पास बहुत कम मैट्रिक्स भी हो, ऐसे सेल्स को जनरली हम लोग बोल देते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या? एपिथेलियल टिश्यू। इनके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होगी। फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल जनरली सिंगल लेयर का होता है, कंपाउंड एपिथेलियल जनरली मेनी लेयर का होता है, ठीक है। आइए सिंपल एपिथेलियल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा कि कौन टिश्यू कैसा दिखता है, आई होप सो आपको याद हो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ। सिंपल एपिथेलियल का देख लो कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है सिंपल स्क्वैमस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्वुलाई ऑफ लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, जो कि जिसे हम लोग ब्लड वेसल्स के बाउंड्री को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम बोलते हैं, वहाँ प्रेजेंट होता है। और वोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। सिंपल क्यूबाइडल कहाँ प्रेजेंट होता है? डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्विक्युलेटेड ट्यूब्यूल, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ओवरी एंड थायरॉयड फॉलिकल। फिर मैंने बोला सिंपल कॉलुमिनार कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है ग्लोबुलेट सेल में, जो कि म्यूकस सेक्रेटिंग सेल है, और ये सिंगल सेल सेक्रेटिंग सेल है। ये एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन आप बताना। और ये प्रेजेंट होता है स्टमक में। फिर अगला हमारे पास ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल। क्या है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल? ये प्रेजेंट होता है पीसीटी। ज़रा पीसीटी का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। अगले में आते हैं। अगला है हमारे पास ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमिनार, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उससे भी अगला है हमारे पास सिलिएटेड क्यूबाइडल। ये प्रेजेंट होता है ब्रंकियोल्स में। सिलिएटेड कॉलुमिनार ये प्रेजेंट होता है ओविडक्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है स्टीरियो सिलिएटेड कॉलुमिनार। ये प्रेजेंट होता है एपिडाइडमस एंड वास डिफरेंट में। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ये प्रेजेंट होता है नेजल चैम्बर, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया में। फिर अगला हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये प्रेजेंट होता है ग्लैंड्स में, ठीक है। फिर सबसे लास्ट है हमारे पास सिंपल कॉलुमिनार ग्लैंडुलर। ये प्रेजेंट होता है स्टमक में। मैं बोलूँगा इससे जनरली एक सवाल हर बारी आ ही जाता है कि कौन सी टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगा अपने चैनल, टेलीग्राम वाले चैनल पे, आप लोग इसे रट जाइएगा, ठीक है। फिर अगला डिटेल हमें पढ़ना है कंपाउंड एपिथेलियल के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड एपिथेलियल के बारे में। तो ये जनरली 2 तरीके का होता है। कितने? 2। सबसे पहला है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दूसरा हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। ट्रांजिशनल की खास बात ये होती है कि ये स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। ये थिन होता है, ये फ्लैट हो जाता है आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। अगला हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है और ये थिक होता है, ठीक है। ऐसे याद करो, जहाँ पे एस है ना वो नॉन स्ट्रेचेबल है, ठीक है। आइए तो इसका एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड
स्क्वैमस, और इसका एग्जाम्पल है कौन कौन सा एग्जाम्पल है? बेस सेल, क्यूबाइडल, कॉलमनार इज टॉप लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। मीन्स स्क्वैमस एपिथेलियम की जो बेस लेयर होती है ना, ये जनरली क्यूबाइडल और कॉलमनार होती है। इसका एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है। स्किन, बगल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, वेजाइना, एनस, इनर थिनिंग ऑफ सलेवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, चलिए आइए इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को बात करना होता है सेल जंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बात करना होता है? सेल जंक्शन के ऊपर। चलिए आइए देखते हैं सेल जंक्शन के ऊपर। देखिए सेल जंक्शन के बारे में मैंने लिखा है, सेल जंक्शन आर प्रोटीन डैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक टू सेल। मीन्स दो सेलों को जब हमें जोड़ना होता है ना, तो ये काम कौन करता है? सेल जंक्शन करता है। टोटल 3 तरीके के होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज़ याद करना। ठीक है, आइए जो हमारा टाइट जंक्शन होता है ना, ये स्टॉप लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, ये लीकेज को स्टॉप करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमारा गैप जंक्शन है ना, इसके बारे में दूसरा नाम इसका है कम्युनिकेशन जंक्शन। इसकी ये वाली लाइन याद रखना, फ्रॉम दीज जंक्शन आयन या स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास फ्रॉम वन टू अनदर सेल। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे मैंने लिखा है गैप जंक्शन फंक्शनली कनेक्ट टू सेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गैप, अगर मैं सवाल पूछूं कि फंक्शनली 2 सेल को कौन कनेक्ट करता है, तो इट इज़ गैप जंक्शन। ठीक है, अगला है हमारे पास एडहेरेंट जंक्शन। कौन सा जंक्शन? एडहेरेंट जंक्शन। मैंने इसके लिए लिखा है दे कीप 2 सेल ज्वाइंट टुगेदर, और इसे हम लोग सीमेंटिंग लेयर भी बोल देते हैं। मैं अगर पूछूं कि कौन सा जंक्शन सीमेंटिंग लेयर प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा एडहेरेंट जंक्शन होगा। कौन सा? एडहेरेंट जंक्शन। अगला हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का मैं ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट समझता हूँ। देखो, कनेक्टिव टिश्यू को सबसे पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपको 2 पढ़ने हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको 2 पढ़ने हैं, वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। तो इसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आपको पढ़ना है बोन, देन कार्टिलेज, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपको पढ़ना है ब्लड एंड लिम्फ। इसमें हम लोग ब्लड और लिम्फ को जनरली डिस्कस नहीं करते हैं, उसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, खैर आइए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा डिटेल नहीं बात करूँगा कि किस चीज़ में क्या होता है, मैं ओवरऑल बताऊँगा। ठीक है, देख लो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को देख लो। इसमें टोटल कितनी चीज़ें होती है? 4 तरीके के जनरली सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल? फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट ये फॉर्म करता है ग्राउंड सबस्टांस को जनरली, या मैट्रिक्स को फॉर्म करता है। अगला है मास्ट सेल सिक्रीट करता है 3 कंपाउंड जनरली। क्या क्या नाम है? हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन काम करता है वेजोडाइलेटर, हिपैरिन काम करता है एंटीकोआगुलेंट, एंड सेरोटोनिन काम करता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। मीन्स ये डिक्रीज़ कर देता है डायमीटर, यानी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, आइए अगला हमारे पास मैक्रोफेज के बारे में। तो इसे हम लोग हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं, ये हेल्प करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया में। ठीक है, अगला हमारे पास प्लाज्मा सेल। तो इट इज़ एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट और इट सिक्रेट्स एंटीबॉडीज़। ये सवाल आ रखा है कि एंटीबॉडीज़ कौन सिक्रेट करता है, तो यू विल हैव टू चूज़ दी प्लाज्मा सेल। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि प्रोटीन फाइबर टोटल 3 होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर। अब मैं आप लोगों से बस ये चाहता हूँ कि इनमें से नॉन फ्लेक्सिबल कौन होता है, फ्लेक्सिबल कौन होता है, किसमें इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, कौन सा डिलाइट होता है, डेलिकेट होता है, ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रा नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए अगला हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये बना हुआ होता है एडिपोसाइट्स का। किन चीज़ों का बना हुआ होता है? एडिपोसाइट का। देखो एडिपोसाइट कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास होता है फिब्रोब्लास्ट। ऊपर याद है अभी मैंने बताया था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में टोटल 4 तरीके के सेल। पहला है फिब्रोब्लास्ट, देन है मास्ट सेल, तीसरा है मैक्रोफेज, चौथा क्या है?
प्लाज्मा सेल। तो फिब्रोब्लास्ट जो होता है ना वो कन्वर्ट कर जाता है एडिपोसाइट में। किस चीज़ में कन्वर्ट कर जाता है? एडिपोसाइट में। और ये जो एडिपोसाइट होता है ना, ये कंटेन करता है फैट ग्लोब्यूल्स को, मीन्स अपने अंदर फैट को ये छोटे छोटे गोले के फॉर्म में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अगला हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो देख लीजिए क्या है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। दो पार्ट्स में मैंने बांटा था, वाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस। यहाँ से जनरली एक सवाल आ ही जाता है टेंडन से, देख लो क्या है। वाइट फाइब्रस को मैंने दो पार्ट में भागा, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर में मैंने लिखा है फाइबर एंड सेल्स आर सिमेट्रिकली अरेंज, इधर मैंने लिखा है इरेगुलरली अरेंज होता है। इधर का एग्जाम्पल है रेगुलर वाले का टेंडन। क्या है? टेंडन। टेंडन को याद करो TMB। ठीक है, TMB। टी से टेंडन, कनेक्ट बोन टू मसल। किस चीज़ को किससे कनेक्ट करता है? या मसल टू बोन। ठीक है, आइए अगला इरेगुलर में हमें पढ़ना है स्किन। तो स्किन प्रेजेंट होता है डर्मिस के फॉर्म में, आप लोगों को पता होगा। इधर आते हैं येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम लोग रेगुलर वाला पोर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, आइए इसमें येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ कुछ वाइट फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है ये फिब्रोब्लास्ट का होता है, फिर मास्ट सेल का होता है, फिर मैक्रोफेज, सारे ही प्रेजेंट होते हैं। सारे नहीं, एक सेल नहीं प्रेजेंट होता है, बताओ कौन। इसका एग्जांपल है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है। किस चीज़ से किसको कनेक्ट करता है? बोन से बोन को। ठीक है, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है टेंडन के मुकाबले। किसके मुकाबले? टेंडन के मुकाबले। अब मेरा सवाल यह है कि टेंडन कहाँ प्रेजेंट होता है, ज़रा आप लोग मुझे सोचकर बताइए। ठीक है, आइए आगे आते हैं। आगे हमें पढ़ना है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। मैं बोलूँगा कि आप लोग इसे देख लो, इस फिगर को, क्योंकि ये बहुत काम वाली है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर को बोल देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। इसमें वाइट फाइब्रस होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल भी होते हैं। ठीक है, इसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं लैक्यूना, और लैक्यूना के अंदर पाया जाता है कॉन्ड्रोसाइट। क्या पाया जाता है? कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होता है वो कन्वर्ट कर जाता है कॉन्ड्रोसाइट के फॉर्म में। ये कब कन्वर्ट करता है, ज़रा आप लोग मुझे सोचकर बताइएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फाइबर प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन प्रेजेंट होता है और इलास्टिक प्रेजेंट होता है। इसका ग्राउंड सबस्टांस होता है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हाइलिन कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज एंड वाइट फाइबर कार्टिलेज। ठीक है, कितना कितना प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगा, एक बार ही रीड करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमें पढ़ना है बोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? बोन के बारे में। ठीक है, मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगा। तो हम लोगों को बोन की ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से रट लेनी है कि बोन इज़ हार्ड, नॉन प्लाइबल एंड फॉर्म स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ठीक है, आइए इसमें बोन में जो होते हैं ना, 3-4 तरीके के सेल पाए जाते हैं। चलो और नाम जान लेते हैं। सबसे पहला ऑस्टियोब्लास्ट, फिर ऑस्टियोसाइट, फिर ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ये फॉर्म करता है ऑर्गेनिक पार्ट को, और सिंपली कह लो कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करता है। अगला हमारा ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जो होता है इसे हम लोग मैच्योर बोन भी बोलते हैं। फिर अगला ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, इधर आए तो बोन में प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि दो फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है 35%, जिसे हम लोग बोल देते हैं ओएसिन। क्या बोल देते हैं? ओएसिन। और इनऑर्गेनिक के फॉर्म में होता है 65%, जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है 80% फॉर्म में CA3PO4 ट्वाइस। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, फिर 10% पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर 10% पाया जाता है Mg3PO4। ठीक है, आइए ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिएगा बोन का। बोन को हमने 4 लेयर में डिवाइड करा, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, फिर से मेटाफाइसिस, फिर से एपीफाइसिस। एपीफाइसिस में होता है स्पॉन्जी बोन्स। स्पॉन्जी बोन्स को हम लोग एक ट्रेबिक्यूले भी बोल देते हैं। ये सारी चीज़ आई होप सो आपको याद हो, आप लोग देख लीजिए और रिवाइज़ करने की, पॉज करके रिवाइज़ करने की ट्राई करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर मैंने इसका ट्रांसफ़र सेक्शन ड्रॉ कर रखा है कि पेरियोस्टियम क्या होता है और हैवर्सियन कैनाल क्या होता है। ज़रा मुझे बताइएगा हैवर्सियन कैनाल क्या होता है, लैक्यूना क्या होता है। अभी मैंने बताया था ऑस्टियोसाइट कहाँ होता है। ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट होता है, मैंने ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन नहीं बताया था।
तो ये होता है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है शेप टू दी बोन, कि शेप बोन का कैसा होगा, कैसे प्रोवाइड करेगा। जाहिर सी बात है कि जो जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसे डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। और एक बात ये भी है कि स्पॉन्जी बोन्स में कोई भी हैवर्सियन कैनाल होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, ये एक बार ही सवाल आ गया था एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा मैंने डिटेल लिख रखा था मेटाफाइसिस के बारे में। किसके बारे में? मेटाफाइसिस के बारे में। तो मेटाफाइसिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ अ बोन, मींस बोन की हाइट कब इंक्रीज़ करती है या बच्चे की हाइट कैसे इंक्रीज़ करती है, जब मेटाफाइसिस इंक्रीज़ करता है, ठीक है। 20 ईयर्स के बाद देखो कैसे इंक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है एपीफाइजियल प्लेट। क्या पाया जाता है? एपीफाइजियल प्लेट, ठीक है। तो 20 साल के बाद क्या होता है ना, ये एपीफाइजियल प्लेट बंद हो जाता है, ठीक है। और ये कंटेन करता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल सारे ख़त्म हो जाते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं ज़रा मुझे सोच कर बताइएगा, ठीक है। तो फिर हाइट बननी बंद हो जाती है। अगला हम लोग का टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ना है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड। ब्लड का जो पीएच होता है ये 7.4 होता है। एक बारी किसी शायद उड़ीसा AIPMT में आया था, ठीक है। आइए इसके पार्ट्स देख लीजिए। प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, नो प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। फिर मैंने डिवाइड करा फॉर्म्ड एलिमेंट्स को दो पार्ट में, एक है ब्लड सेल, दूसरा है प्लेटलेट्स। क्या क्या है? ब्लड सेल, दूसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं होते और ये सेल फ्रैगमेंट होता है, ठीक है। ब्लड सेल्स में हमने दो पढ़ने हैं, RBC और WBC, ठीक है। RBC का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। RBC एरिथ्रोसाइट, RBC हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस लाइक O2 एंड CO2। अब O2 कितना % कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो ज़रा मुझे याद करके बताइए, यहाँ तो मैं बता नहीं सकता। आइए फिर है WBC, इसे हम लोग बोल देते हैं ल्यूकोसाइट, और ये जनरली दो टाइप्स का होता है, ग्रैन्यूलोसाइट और ए ग्रैन्यूलोसाइट, ठीक है। ग्रैन्यूलोसाइट में हमें पढ़ना है न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स, बेजोफिल्स, और ए ग्रैन्यूलोसाइट में हमें पढ़ना है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ाऊँगा, ठीक है। आइए यहाँ पे मैंने 2-4 शब्द लिखे हैं। सेल्स ऑफ ब्लड डज नॉट मेक प्लाज्मा, ये प्लाज्मा नहीं बनाता है, यानी इसका मतलब इसके पास फाइबर नहीं होता है, इसलिए इसे ब्लड को हम लोग बोल देते हैं स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे फाइबर प्रेजेंट नहीं है। अगला हमें पढ़ना है मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो मैं उल्टा शुरू करता हूँ, पहले कार्डियक मसल पढ़ता हूँ। तो कार्डियक मसल के बारे में मैंने लिख रखा है कि ये इनवॉलेंट्री मसल होता है, मीन्स इसे ह्यूमन एफर्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं करा जा सकता है, ठीक है। ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है जो कि एक इंटरकलेक्टेड डिस्क के फॉर्म में होता है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये मॉडिफाई कर जाती है जंक्शन पे, ठीक है, और यही फॉर्म कर देती है एक डिस्क, जिसे क्या नाम देते हैं बताइए मुझे, ठीक है। ये वीकली स्ट्राइएटेड होता है, मींस ज़्यादा इस पर डार्क बैंड एंड लाइट बैंड नहीं होता। ज़रा मुझे याद करके बताइएगा कि डार्क बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है या कौन सा फिलामेंट होता है, बताइएगा, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मींस इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सवाल यह है कि क्या इसमें मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास स्मूथ मसल, इसे हम लोग बोल देते हैं विसरल मसल, ठीक है। ये हमारे विसरल इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर। ये भी इनवॉलेंट्री मसल होता है, इसके पास टेपरिंग एंड होता है, यानी फ्यूजिफॉर्म एंड होता है, मीन्स तीखी नोक वाली एंड होती है, ठीक है। ये ब्रॉड होता है मिडल से, टेपरिंग एंड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, नॉन स्ट्राइएटेड होता है, नो डार्क एंड लाइट बैंड्स, मीन्स स्ट्राइएशन इसी की वजह से तो आती है। फ्यूजीफॉर्म होता है, फ्यूजीफॉर्म फाइबर्स होते हैं, यानी ये स्मूथ मसल ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में। कहाँ? स्टमक में। फिर अगला हमें पढ़ना है स्केलेटल मसल के बारे में। तो आर अटैच टू द बोन एज बोन इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्केलेटल मसल, सो दिस मसल इज नॉन स्केलेटल। देखो ये बोन से अटैच होता है, चूँकि बोन हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोल देते हैं स्केलेटल मसल, और कोई रीज़न नहीं।
ये एक वॉलेंट्री मसल है, यानी इसे ह्यूमन एफर्ट के द्वारा कंट्रोल करा जा सकता है। ठीक है, इसके पास अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मैंने नीचे लिख रखा होगा। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसके पास स्ट्राइएशन होती है, मीन्स लाइट एंड डार्क बैंड होती है। इसके आउटर मोस्ट लेयर को बोल देते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। ये कुछ नहीं है, स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन है, किसका? स्केलेटल मसल फाइबर का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये बात लिख रखी है कि मायोफिब्रिल्स जो होता है वो सारे मसल सेल में प्रेजेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है? मायोफिब्रिल्स ही हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो मसल का जो साइज होता है ये डिक्रीज़ कर देता है, डिक्रीज़ करता है मसल फाइबर की वजह से। अगला है हमारे पास नर्वस टिश्यू। क्या है? नर्वस टिश्यू। ठीक है, देखो इसमें दो पार्ट्स हमने पढ़ने, पहला है न्यूरॉन, दूसरा है न्यूरोग्लाइल सेल। ठीक है, नर्वस टिश्यू दो पार्ट का होता है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लाइल सेल। न्यूरोग्लाइल सेल 55% होता है, न्यूरॉन 45% होता है। तो पहले देख लेते हैं न्यूरॉन के बारे में। ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऐसे ही ज़रा एक और ऑटो एक्साइटेबल सेल का नाम बताइए तो। ठीक है, आइए, इसमें हमने सारा देखा कौन कौन सा पार्ट सेल बॉडी है। इसे हम लोग पेरिकैरियन भी बोल देते हैं, या इसी को हम लोग साइटोन भी बोल देते हैं। इसके पास होता है नेजल ग्रैन्यूल। नेजल ग्रैन्यूल कुछ नहीं है, ये RER प्लस फ्री राइबोसोम है, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम फ्री वाला। ठीक है, यहीं पे नोड ऑफ रैनबियर, जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, फिर आता है साइनेप्टिक नोड, फिर आता है माइलिन शीथ, फिर आता है एक्सॉन, फिर आता है एक्सॉन टर्मिनल, फिर आता है ब्रांच डेंड्राइट। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए, जो हमारा माइलिन शीथ होता है ना, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, और ये रेस्ट्रिक्ट करता है आयन ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगला हमारे पास न्यूरोग्लाइल सेल। क्या है? न्यूरोग्लाइल सेल। ठीक है, इसे हम लोग पैकेजिंग सेल भी बोलते हैं। ये एम्प्टी स्पेस को फिल करता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने लिख रखा है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है। फिर मैंने यहाँ 4 शब्द लिखे, एस्ट्रोसाइट, स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लाइल सेल। देखो, एस्ट्रोसाइट का मतलब है ना कि ये रिपेयर करता है डैमेज नर्वस टिश्यू को। ये काम कौन करता है? एस्ट्रोसाइट। स्वान सेल के बारे में मैंने लिखा है फॉर्म माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन इन PNS, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में मैंने लिख रखा है ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में मैंने लिख रखा है फॉर्म माइलिन शीथ इन CNS ऑफ न्यूरॉन। फिर अगला मैंने लिख रखा है माइक्रोग्लाइल सेल के बारे में कि ये फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करता है, यानी डेड सेल को खाने में हेल्प करता है। नर्व सेल डू नॉट डिवाइड, डू नॉट फॉर्म एनी लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट, मीन्स नर्व सेल डिवाइड नहीं करते। कौन सा सेल डिवाइड करता है? न्यूरोग्लाइल सेल डिवाइड करता है। अब मैं कॉकरोच और फ्रॉग यहाँ पे तो कवर नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कभी 2-4-10 दिन में। तो आप लोग उस वीडियो में फ्रॉग और कॉकरोच की शॉर्ट वीडियो देख लेना। और आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट कर लीजिए। बाकी इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।